नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट 2.0 पर। मेरा नाम है प्रभाकर और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वर्णमाला। दोस्तों, इस टॉपिक से सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और जा रहे हैं। ये बहुत ही हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, डिस्कस करेंगे एकदम विस्तार रूप से। तो आगे बढ़ने से पहले कृपया करके आप क्लास को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वर्णमाला है क्या। तो दोस्तों, जो वर्णमाला है, नाम से पता चल रहा है कि वर्णमाला यानी कि अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो व्यवस्थित समूह क्या हुआ, आप समझते हैं कि कोई भी वर्ण अगर व्यवस्थित रूप में या क्रम में लिखा हुआ है तो उसी व्यवस्थित क्रम या समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं, 52 वर्ण होते हैं दोस्तों। और व्यवस्थित क्रम कैसे कहेंगे हम, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कि कोई भी क्रमबद्ध रूप से हों, जैसे क, ख, ग, घ, ड, ये क्रमबद्ध रूप से हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही है कि व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी क्रमबद्ध। ठीक है दोस्तों, आगे है, यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में न रखा जाए तो वो वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण समूह कहलाते हैं। तो अगर इनको व्यवस्थित क्रम में नहीं रखेंगे, जैसे हम क, च, म, त, प, ग, र, यानी कि रैंडम है, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो इस वजह से ये व्यवस्थित रूप में नहीं है। अगर ये व्यवस्थित रूप में नहीं है, व्यवस्थित समूह में नहीं है और क्रमबद्ध नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्ण समूह कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो वो होते हैं 52, यानी कि 52 वर्ण होते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आप समझते हैं वर्ण के भेद, यानी वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो समझेंगे हम। तो दोस्तों, जो वर्ण के भेद होते हैं वो 2 होते हैं, और कौन कौन से, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, कौन सा, स्वर और व्यंजन। आगे समझेंगे। अब स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के, यानी बिना किसी रुकावट के और एकदम स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से होता है, उसे स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर को किसी भी दूसरी वर्ड की सहायता नहीं पड़ती और ये स्वतंत्र रूप से होता है, बिना किसी रुकावट या बिना किसी अवरोध के। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि स्वरों की कितनी संख्या है, पेपरों में पूछा जाता है। तो स्वरों की संख्या 11 है, यानी 11। स्वर स्वतंत्र होते हैं एवं व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अपने आप में स्वर स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो व्यंजनों के उच्चारण में ये सहायक होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्वर जो होते हैं वो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। ये हम आगे समझेंगे कि एक्चुअली में सहायक कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्वरों की संख्या जो 11 है, और वो 11 स्वर ये रहे आपके, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटो बड़ो और री, छोटी बड़ी और छोटो और बड़ो, ये 11 हैं। ये क्या हैं, ये स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है दोस्तों, तो
एक्चुअली में क्या होता है, स्वरों को तो किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजनों को सहायता लेनी पड़ती है स्वरों की। तो ये वही कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, वो कैसे होगा मैं अभी बताऊंगा आपको। और प्रत्येक व्यंजन वर्णों में आ ध्वनि अंतर्निहित रहती है, क्योंकि आ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो ये सही बात है कि आ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, क्योंकि इनमें अपने आप में अध्वनि अंतर्निहित रहती है, यानी इनके अंदर ही अध्वनि रहती है। वो कैसे रहती है, जैसे कि आप क लिखा आपने, अगर हम क को तोड़ेंगे तो क के बाद अ का साउंड आ रहा है, यानी आ रहा है कि नहीं। तो जो अगर हम क को तोड़ेंगे तो ये इस प्रकार बनेगा, क प्लस अ, तो क। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप स्वर को तोड़ेंगे तो स्वर को तो तोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं। लेकिन व्यंजन कहीं ना कहीं इनमें अध्वनि अंतर्निहित रहती है इनके अंदर। ठीक है दोस्तों, ये अ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अब ख ले लीजिए, अब तो ख प्लस अ। ठीक है दोस्तों, तो ये ख तब आया ये ख, अगर हम ख को तोड़ेंगे तो ख प्लस अ। ठीक है दोस्तों, और व्यंजन में हमेशा आप याद रखें, व्यंजन में हलंत लगा रहता है नीचे, जैसे क, तो अगर हम व्यंजन के रूप में लेंगे क प्लस अ। ठीक है, तो आगे चलते हैं, यह आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, और इस क्लास में हम स्वरों को ही ढंग से पढ़ेंगे। व्यंजनों को मैंने थोड़ा यहाँ इंट्रोड्यूस इसलिए करा दिया है क्योंकि स्वर और व्यंजन का ये टॉपिक था। तो इस क्लास में पीपीटी में पूरी स्वरों को मैं वर्गीकरण करूँगा। व्यंजनों के लिए मैं दूसरी क्लास लाऊँगा, वहाँ पर अच्छे से समझाऊँगा व्यंजनों को। ये केवल स्वरों का ही, यहाँ पर मैं स्वरों के बारे में बात करूँगा। तो अब आते हैं स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि स्वरों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों, जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो एक तो हम मान सकते हैं कि मात्रा या कालमान या मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर प्रश्नों में पूछा जाता है, ये पेपरों में आता है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो आपको बताना है 3 प्रकार से बांटा गया है, या मात्रा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बड़े ही अच्छे वे में इसको तैयार किया है, आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दें, मैं उसी प्रकार से अपनी क्लास को डिज़ाइन करूँगा। कोई भी आप लाइक करें, क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, क्लास पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप, और लाइक ज़रूर करें। तो जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है तो वो मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से, तो पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं दोस्तों, और मूल स्वर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा आ जाता है और वो आता भी है कि ह्रस्व स्वर को किस किस नाम से भी जाना जाता है, या इनमें से कौन सा लघु स्वर है, ये सब पूछे जाते हैं। तो पहला है ह्रस्व स्वर, जिसको हम लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं और संधि स्वर भी कहते हैं। और तीसरा है दोस्तों प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, तो जो उच्चारण और मात्रा और कालमान के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार से किया गया। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, और आगे अगर हम बात करें आगे, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 प्रकार से बांटा गया है। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसको नोट कर लें आप बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। और उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो 2 प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब समझेंगे इसका पहला टाइप है, जो पहला प्रकार है ह्रस्व स्वर, जिसको हम लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं।
पूछा जाता है जो ह्रस्व स्वर हैं वो कितने होते हैं। तो दोस्तों जो ह्रस्व स्वर हैं उनकी संख्या कितनी होती है, वो 4 होती है। कौन कौन से, छोटो आ और छोटी, बड़ो, छोटो और ये री, ये 4 क्या हैं, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनको ही हम लघु स्वर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, और इनको ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखें, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है या इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है, तो ये आपको याद होने चाहिए, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और इनको हम लघु स्वर एवं मूल स्वर भी कहते हैं। तो इनको किन किन नामों से जाना जाता है, लघु स्वर और मूल स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है। ये पूछा जाएगा आपसे कि वो कौन से स्वर हैं जिनमें कम से कम समय लगता है, तो वो कौन से हैं, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर, ठीक है दोस्तों। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4, और इनको स्वतंत्र स्वर भी माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है कि इनको स्वतंत्र स्वर भी माना जाता है, क्योंकि इनका निर्माण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। आगे इनके निर्माण में अन्य स्वर उत्तरदायी नहीं होते हैं, ये भी आपको याद रखें। और इन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, और इसलिए ही इनको एक मात्रक स्वर भी कहते हैं। तो ये भी याद रखें आप कि पूछा जाएगा आपको एक मात्रक स्वर किन को कहते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि ह्रस्व स्वर को एक मात्रक स्वर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। अब देखो दोस्तों, दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं और संधि स्वर भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहा जाता है और संधि स्वर भी कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या दोस्तों 7 होती है, ठीक है दोस्तों। ये इनकी संख्या 7 होती है, ये भी याद रखें। पूछा जाएगा दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। अब दोस्तों इनको गुरु स्वर एवं संधि स्वर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इनमें इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है। उनमें बहुत कम समय लगता था, लेकिन अब दीर्घ स्वर में उनसे 2 गुना समय लगेगा, यानी 2 गुना, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 7, यानी 7। जो 7 इनकी संख्या होती है, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला मूल दीर्घ स्वर, जिनकी संख्या 3 होती है, और एवं संयुक्त दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। 4 हो गए संयुक्त दीर्घ स्वर और 3 हो गए मूल दीर्घ स्वर। तो कुल मिला के इनको मिलाकर कितना हो गया, 7। तो इनको 7 तो हो गए, और इनको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, मूल दीर्घ स्वर में और संयुक्त दीर्घ स्वर में। ये कौन कौन से हैं, ये मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको। इन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है दोस्तों। ये याद रखें आप, इन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का टाइम लगता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें 2 मात्रा का समय लगता है। इनको संधि स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण 2 स्वरों के मेल से होता है, ठीक है दोस्तों। तो इनको संधि स्वर किस लिए कहते हैं हम, क्योंकि इनका निर्माण 2 स्वरों के मेल से होता है। वो मैं अगली स्लाइड में आपको समझाऊंगा कैसे कहते हैं। तो जैसे देखो दोस्तों, इनको संधि स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका 2 स्वरों के निर्माण से, मेल से इनका निर्माण होता है। कैसे, जैसे छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 स्वर हैं, इनके निर्माण, इनकी मेल से इनका निर्माण हो रहा है। तो छोटी और प्लस छोटी बराबर बड़ी, छोटो प्लस छोटो बराबर बड़ो। तो जब इनके वर्णों का निर्माण समान स्वरों के मेल से होता है, इसलिए इन्हें मूर्ख दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 3 होती है। ये 3 जो कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मूल दीर्घ स्वर, जो मैंने अभी आपको बताया था पिछली स्लाइड में। जैसे ये रहा मूल दीर्घ स्वर, कौन कौन से होते हैं, ये देखो ये वाले होते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया था। तो ये 3 जो होते हैं, ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या होती है 3, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट समझेंगे। अब जो अगले 4 थे वो कैसे बनते हैं, छोटा प्लस छोटी बराबर छोटी ए, और छोटा प्लस छोटी ए बराबर बड़ी ए,
छोटो आ प्लस छोटो ओ बराबर बड़ो, छोटो आ प्लस छोटो ओ बराबर बड़ो। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो निर्माण होगा दोस्तों, वो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। और इनका निर्माण जो होता है, इन वर्णों का निर्माण असमान स्वरों के मेल से होता है, यानी ये असमान है, कोई भी समान नहीं है। जैसे उसमें था समान थे, उसमें आ प्लस आ जब आ रहा था वो समान थे, लेकिन इसमें सभी असमान हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इनका जो निर्माण हो रहा है वो असमान स्वरों के मेल से होता है, इसलिए इनको संयुक्त दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। आगे चलते हैं, अब आते हैं प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या होते हैं इनको समझेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। ठीक है दोस्तों, प्लुत स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग दूर से बुलाने, पुकारने या चिंता मनन करने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इनका प्रयोग हम कब करते हैं? दूर से बुलाने के लिए, पुकारने या चिंता मनन करने में किया जाता है। जैसे ओम, बाप रे, जब भी कोई रोना जो लंबा रोता है उसमें प्लुत स्वर का ही प्रयोग होता है। ये मूल रूप से संस्कृत के स्वर हैं। ये हिंदी में केवल त्रिमात्रिक के रूप में प्रयोग होते हैं, क्योंकि इनमें 3 मात्रा होती हैं, इसलिए हम इनको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखो, इनका जो वर्गीकरण किया गया था वो कुछ इस प्रकार है। अब जीव के प्रयोग के आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो दोस्तों 3 भागों में किया गया है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि जीव के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया गया है। तो वो 3 भागों में बांटा गया है जीव के आधार पर। कौन सा? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो देखो, कुछ इस प्रकार होती है हमारी जीभ, ऐसे होती है। तो जो आगे का जो भाग है इसे हम अग्रभाग कहते हैं, और जो बीच में जो भाग है इसे हम मध्य भाग कहते हैं, और जो सबसे पीछे भाग है ये वाला, इसे हम पश्च भाग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से हमारी जिह्वा होती है, यानी जीव। देखो ऐसे करके। ठीक है, तो जो अगला भाग है ये अग्र है, और ये बीच वाला मध्य, और जो इससे पीछे वाला है इसे पश्च कहते हैं। ठीक है, तो जो अग्र भाग होता है उसमें कौन कौन से आते हैं? छोटी, बड़ी, छोटी और बड़ी, ये आते हैं। इनमें पूछा जाएगा 3 भागों में बांटा गया है जीव के आधार पर। अग्र भाग में कितने हैं स्वर? तो उसमें 4 हैं, ये आप याद रखें। मध्य भाग में कितने आ है? यानी केवल 1 है, ये भी पूछा जाता है। और पश्च भाग में कौन कौन से हैं? वो हैं 1 2 3 4 6। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखें। अब आपको कोई भी एक याद रख लेना है इनमें से। जैसे अगर मान लो मैं मध्य भाग को याद रख लेता हूँ, तो मध्य भाग को आप याद रख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई एक याद रख लो, उसके बाद ये भी आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ये आ रही हैं सभी, और आ इसमें आएगा, और बाकी बात जो आने वो इसमें आएंगे पश्च भाग में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया था वो 3 प्रकार से किया गया था, अभी हम पढ़े हैं। और अब जो अग्र स्वर हैं उसको समझते हैं, वो एक्चुअली में है क्या। तो जो अग्र स्वर हैं दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का भाग ऊपर नीचे उठता है, ठीक है, वो अग्र स्वर कहलाते हैं। आप बोल के देखिए, जैसे ई, ए, तो ये जीव का जो हमारा भाग है वो ऊपर नीचे उठ रहा है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? अग्रभाग, अग्र स्वर बोलेंगे। ठीक है, अब मध्य स्वर कैसे कहेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का थोड़ा सा भाग ऊपर उठता है, थोड़ा सा, जैसे आ आपने बोला तो थोड़ा सा ही उठा, बिल्कुल भी। आप खुद ही स्वयं से भी प्रैक्टिकल करके देखिए। आपको ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप खुद से भी प्रैक्टिकल करेंगे इसको बोलकर तो स्वयं समझ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं।
अब पश्च स्वर देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करते हैं, यानी सबसे पीछे वाला भाग काम करते हैं, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, औ, ऊ। तो दोस्तों पीछे वाला जो भाग होता है ना जीभ का, जैसे ये हमारी जीभ है तो इसका जो ये वाला भाग है ये इसमें काम कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे। और पश्च स्वर कितने होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 6। ये भी आप याद रखें, ये 6 होते हैं। तो जीभ प्रयोग के आधार पर दोस्तों हमने जाना कि स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया था? 3 प्रकार से किया गया था। कौन कौन से? तो दोस्तों अग्र और मध्य और पश्च स्वर। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखें। अगला है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब यानी मुख के आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है, ये आप याद रखें। ठीक है, कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। ये 4 हैं इसके प्रकार, आप याद रखें, सीधा क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये। समृत स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, यानी बहुत कम खुलता है मुंह। जैसे ई, तो इसमें मुंह ज़्यादा खुल ही नहीं रहा है, बहुत कम ही खुल रहा है इसमें, ई, ऊ। ठीक है दोस्तों। अर्धसमृत स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृत की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है। इसमें तो बिल्कुल कम खुल रहा था समृत स्वर में, और अर्धसमृत में स्वर थोड़ा ज़्यादा खुलेगा। आप बोल के देख ली, ओ, यानी उसकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही खुल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखें कि इसमें समृत की अपेक्षा कुछ अधिक मुख खुलता है। विवृत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण मुख पूरा खुलता है। ठीक है, जैसे आ, आप बोल के देखिए तो पूरा खुल रहा है इसमें मुँह, तो वो कौन से स्वर हैं? विवृत स्वर हैं। ठीक है, और अर्धविवृत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, यानी आधा खुलेगा। इनमें बहुत कम खुलता था, इनमें इससे ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा खुला, और इसमें पूरा ही पूरा खुल गया। ठीक है दोस्तों, विवृत स्वर में। और जो लास्ट बने हैं अर्धविवृत स्वर में, इसमें मुख आधा ही खुलता है, जैसे अ, ए, ओ। ठीक है दोस्तों, तो इनमें क्या खुल रहा है? आधा खुल रहा है। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा। नेक्स्ट समझते हैं, अब समझते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। तो दोस्तों जो ओष्ठ के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, वो बेसिकली आपने कहीं कहीं देखा होगा, तो वो 2 प्रकार से देखा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक और भी प्रकार होता है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी 2 प्रकार तो आपने हर जगह देखा होगा। तो सबसे पहला प्रकार है वृत्ताकार, यानी जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान बनती है, यानी वृत्त के समान बनती है। जैसे ऊ, ओ, तो एक सर्कल के समान बन रही है इसमें। तो ये कौन से हैं? वृत्ताकार। किसके आधार पर हैं? ओष्ठ के आधार पर। तो पूछा जाएगा आपसे ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो 2 प्रकार से किया गया है, लेकिन कहीं कहीं 3 भी है। ठीक है, तो आपको बेसिकली 2 ही मानना है। दूसरा है अवृत्ताकार, इनके उच्चारण में होठों की आकृति अवृत्ताकार होती है, कैसे भी होती है। ठीक है, वृत्ताकार नहीं होती है। जैसे ई, ए, ओ। ठीक है, ई, ये आप याद रखें, तो इनमें अवृत्ताकार की होती है। उदासीन अ स्वर के उच्चारण में होठ उदासीन रहते हैं, यानी यानी बिल्कुल वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखें। तो दोस्तों जो स्वर की जो क्लास थी, यानी वर्णमाला की स्वर, वो इतनी ही क्लास थी जो जहाँ भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो बेसिकली इन्हीं में से पूछे जाते हैं। और ये स्वर का पूरा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट जो मैं क्लास लाऊंगा वो व्यंजन की लेके आऊँगा। उसमें हम व्यंजन को, मैंने इसमें व्यंजन बता दिया है कि एक्चुअली व्यंजन होता है क्या है, लेकिन उसमें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कौन कौन से वर्ग में क्या क्या आते हैं, और कैसे कैसे व्यंजन होते हैं, वो बिल्कुल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के धर दिया जाएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों,
और इस क्लास की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि है स्टडी स्मार्ट 2024 के नाम से है। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप इससे इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसे ज्वाइन करें। और इंस्टाग्राम हैंडल इसे है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।